हे दोस्तों, आपको पता है 1935 से लेकर 2021 तक जो अराउंड 86 ईयर्स होते हैं, इतने टाइम में इंडिया का जो आरबीआई था ना, उसने किसी को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लीगल बैंकिंग का लाइसेंस नहीं दिया था। फिर चाहे रिकॉर्ड लिस्ट का कोई भी बैंक कितना भी ट्रस्टेड और कितना भी फेमस क्यों ना हो, बट साल 2021 में एक बंदे ने आरबीआई को अपनी पॉलिसीज चेंज करने पर मजबूर ही कर दिया। ये कौन थे वो जिन्होंने ऐसा किया? वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शार्क्स ऑफ द शार्क टैंक इंडिया, जो इस बुक के ऑथर भी है, अशनीर ग्रोवर। पर ये हुआ कैसे? पहले देखो दोस्तों, अशनीर जी की जो कंपनी थी भारत पर, वो एक लौती ऐसी कंपनी थी जिनको आरबीआई ने लीगल बैंकिंग लाइसेंस दिया था। और यह चीज ऐसा अपने आप नहीं हो गई थी, बल्कि अशनीर जी का एक बहुत बड़ा विजन था कि उन्हें आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस चाहिए था, पर उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करे। तब एप्लीकेशन अप्लाई करने के पहले उन्होंने नोटिस किया कि आरबीआई का जो पंजाब और महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो डूब रही थी और उन्हें फंडिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो अशनीर जी ने सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व किया और फिर काफी सोचने के बाद उन्होंने यह डिसीजन लिया कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। तब अशनीर जी ने क्या किया कि एक सेंटर नाम की कंपनी थी, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक दोनों के लिए ही उन्होंने बिड किया और सरप्राइजिंगली उनकी यह बिड एक्सेप्ट हो गई। और ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि आरबीआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। और तो और जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स के पैसे डूब रहे थे, इस वजह से उनके पैसे भी लौट गए। और ये चीज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रिलियंट मूव था, जिसकी वजह से आप ये भी बोल सकते हैं कि आरबीआई ने अशनीर जी के लाइसेंस को अप्रूव कर दिया। सो पहला लेसन जो आपको अशनीर जी की बुक से दोगलापन से सीखना चाहिए वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग और हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पर फौरन हाथ बांधकर डिसीजन लेने के पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना, उसे ऑब्जर्व करो, चीजों को एनालाइज करो डेटा और दूसरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, और फिर उस बेसिस पर कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। देखो, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर जॉर्डन पेटिंसन बोलते हैं कि दो चीज करके आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। पहला, रीडिंग बुक्स, और दूसरा है राइटिंग। यह दोनों चीजें अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ये चीज आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा आगे लेकर जा सकती है। पर ये तो चलो हो गई बुक से हटके बात। अब हम आते हैं बुक के सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन पे, जिसके अंदर अशनीर भाई बोलते हैं कि देखो, जॉब इज नेसेसरी बट इट वोंट मेक यू रिच। अशनीर जी जब फ्रांस के इन साल लियोन यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद जैसे ग्रेट यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो पहले कुछ सालों के लिए जॉब करेंगे, उसके बाद अपना स्टार्टअप लॉन्च करेंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि एक स्टार्टअप रन करने के लिए उन्हें बहुत सारे नेटवर्क्स, कैपिटल और एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, जो उन्हें जॉब करते हुए पैसे कमाते कमाते मिल सकती थी। इसके लिए 2006 में अशनीर जी ने कोटक बैंक को ज्वाइन किया एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। फिर 7 साल जी जान से मेहनत करने के बाद उन्हें लगा कि अब फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहिए। उसके बाद 2013 में अशनीर जी ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को ज्वाइन कर लिया और उसे ज्वाइन करने के बाद उन्हें काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला। आप बोल सकते हैं ये सारे काम करने की वजह से उन्होंने सारे फाइनेंस के इन्स एंड आउट सीख लिए थे, जो आगे जाकर उन्हें भारत पे को भी बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करे। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर उन्हें आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज मिली पेटीएम के बारे में जानने की, बिकॉज एमएक्स उस टाइम पर पेटीएम में $25 लाख इन्वेस्ट करने वाला था और अशनीर जी को इस डील के ऊपर काम करना था, जिसकी वजह से पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और अशनीर जी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अशनीर जी जो पेटीएम वॉलेट के बिजनेस में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो आगे जाकर उन्हें भारत पे में काफी हेल्प कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली एमएस की डील तो कैंसिल हो गई थी, बट अशनीर जी को जो एक्सपीरियंस मिला उस वजह से फिनटेक का बहुत सारा नॉलेज आ गया था उनको। और ऐसे ही 9 साल आप बोल सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि मैक्स, कोटेक, पीसी ज्वेलर्स, ये सब जगह काम करने की वजह से उन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ, उन्हें रियलाइज हो गया था कि अगर उन्हें कुछ बिग शॉट बनाना है, कुछ बड़े पैसे कमाने हैं, तो उन्हें जॉब सीकर से हटकर जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। हालांकि ऑलमोस्ट सारे इंडियंस के घर वालों की तरह अशनीर जी के घर वाले भी ये नहीं चाहते थे कि अशनीर जी अपनी जॉब छोड़े। उनकी जो अच्छी स्टेबल इनकम आ रही थी वो बंद ना हो, बट स्टिल अशनीर जी को तो बड़े पैसे कमाने थे, इसलिए उन्होंने फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ना। अब दोस्तों, जो रजिस्टर्ड पोएट एक बुक है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अबाउट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी उस बुक में यही बता रहे हैं कि आपको जॉब जहां करना है वहां करो, लेकिन माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब आप वो चीज सीखते रहो जो चीज आपको आगे फ्यूचर में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और यही चीज अशनीर जी ने भी की। आप ये बोल सकते हैं कि वो भारत पे को इतना अच्छे से डेवलप कर पाए, उसमें उनके 8.4% स्टेक थे, जिसका सम था 1920 करोड़ रुपीस। माइंडिंग योर ओन बिजनेस के साथ साथ एक और चीज जो उनके साथ हुई थी, जिसकी वजह से वो इतना पैसा कमा पाए, वो लेसन नंबर 3 में हमें मालूम पड़ेगा, जो है हैविंग पावरफुल कनेक्शंस। देखो, अशनीर जी कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है
तो आपको पावरफुल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एंड पावरफुल कनेक्शन बनाने के लिए आपको सामने वाले इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। देखो, अशनीर जी कहते हैं कि किसी की भी हेल्प करने से आपको फ्यूचर में उसकी काफी सारी बेनिफिट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में जब अशनीर जी अपने बैचमेट अलविंदर सिंह से मिले, तब अलविंदर सिंह जी ग्रोफर्स पे काम कर रहे थे और वो थोड़ा एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। उन्होंने तब अशनीर जी से एक फॉर्मल मिस्टेक बनाने में हेल्प मांगी थी, क्योंकि ग्रोफर्स को तब सिखोया कैपिटल में सीटिंग फंडिंग चाहिए थी। उस वक्त अशनीर जी ने अलविंदर जी की हेल्प की, जिसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें $1 करोड़ की फंडिंग मिली थी, जिसके बाद ही ग्रोफर्स ने अपने को प्रेशर से काम करना शुरू कर दिया था। अलविंदर जी ने जब अशनीर के कनेक्शन और एक्सपर्टीज को देख लिया था, इसके जैसे उन्हें ग्रोफर्स को ज्वाइन करने का ऑफर अशनीर जी को दिया, जिसके बाद अशनीर जी ने उस बैचमेट के ऑफर को एक्सेप्ट किया और ग्रोफर्स में काम करना शुरू कर दिया था। ग्रोफर्स ज्वाइन करने के बाद हुआ ये था ना कि वहाँ पर एक वेजिटेबल सेलर थे, जिसने ग्रोफर्स के ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि बायर ने वहाँ पे 500 रुपए का ऑर्गेनिक वेजिटेबल का ऑर्डर दिया था, बट जो ग्रोफर का डिलीवरी पार्टनर था उसने किसी सस्ते लोकल वेजिटेबल शॉप से लेकर जो सस्ती नौवी होती है वह खरीद के उसे दे दिया था, जिसकी वजह से बायर ने अलविंदर जी के ऊपर केस कर दिया था। नाउ अगेन अलविंदर जी इससे काफी परेशान हो गए थे, बट फिर अगेन अशनीर जी के इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया था और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, जो सुप्रीम कोर्ट में एक फेमस लॉयर थे गोपाल, उनकी हेल्प से वो 500 रुपए के बदले उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च करा, लेकिन वो केस जीत भी गए और इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि उनका नाम फिर ग्रोफर्स के लीडर बोर्ड में शामिल हो गया था। और फिर क्या था, ग्रोफर जस्ट टुक ऑफ। जहाँ पर दिन में सिर्फ $30 का ऑर्डर होते थे, वहाँ पर अब दिन में 30,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे थे और ग्रोफर्स गुड़गांव का एक छोटा ऑफिस से 50,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में शिफ्ट हो गया था। और आपको पता है, अशनीर जी ने जब ग्रोफर्स को छोड़ा तब ग्रोफर्स की नेट वर्थ $37 करोड़ हो चुकी थी। और ये सब पावरफुल कनेक्शंस कैसे बने? हेल्प करने की वजह से, जो चीज आपको भी करनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि बस कनेक्शन से ही सब कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली कनेक्शन के साथ साथ अशनीर जी के लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प भी किया, और चीज ने अशनीर जी की लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प भी किया था। यह लेसन जो है, शट अप एंड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। देखो, ऐसे तो अशनीर जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बट बचपन में ही उन्हें कैंडी नेचर ट्रैवल करने का मौका मिल गया था, क्योंकि उनके जो मामा जी थे वे वहीं पर रहते थे और कनाडा जाते ही उनका दिमाग खुल गया था, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने एक अलग सी दुनिया देख ली थी, एक लाइफस्टाइल, हाई एंड सर्विसेज की सारी चीजें। और तभी अशनीर जी ने डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो इंडिया में रहकर वे सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे थे, पर कनाडा की लाइफस्टाइल की बात ही अलग थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बार उन्हें एक मौका मिला, जहाँ पर उन्हें फ्रांस में जाने का मौका मिल रहा था, एक स्कॉलरशिप के थ्रू। नाउ इंटरेस्टिंग बात तो ये है, IIT दिल्ली में सिर्फ 5 बच्चों को फ्रांस जाने का मौका मिला था, जिसमें से एक अशनीर जी भी थे। बेसिकली स्कॉलरशिप कुछ ऐसी थी ना कि अगर वह स्कॉलरशिप एग्जाम को क्लियर करेंगे तो उन्हें मंथली 600 यूरोस मिलेंगे, पर यह स्कॉलरशिप सिर्फ 2 लोगों को ही मिलने वाली थी। तभी अशनीर जी के दिमाग में आया कि अगर वह यह बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो इसमें उनका फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें कंपटीशन नहीं चाहिए था और 5 में से सिर्फ 2 लोगों को ही स्कॉलरशिप मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने चुपचाप अप्लाई कर दिया, जिसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल भी गई। नोइंग पूरे सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना कि अशनीर जी ने जो किया वो सही किया या नहीं। वेल, बात जो भी हो, उन्होंने एक चीज तो जरूर की, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को शाहरुख खान की तरह हाथ खोल के एक्सेप्ट कर लिया था जब वो उनके सामने आई थी, और ये चीज आपको भी करनी चाहिए। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है भारत पे का स्कैम। तो जनवरी 2022 में सोनी टेलीविजन पर इंडिया का सबसे रिवॉल्यूशनरी शो शार्क टैंक ऐड हुआ था, और यह शो ने पूरे इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया था। आप बोल सकते हो शार्क टैंक इंडिया ऑब्वियसली 6 US के शार्क टैंक से इंस्पायर्ड था, जिसमें कुछ बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते थे कुछ इक्विटी के बदले। नॉर्मली 9 शार्क टैंक में आपने देखा ही था कि फर्स्ट सीजन में 7 शार्क थे, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, विनीत सिंह, गजल अलग, और ऑब्वियसली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड लाइक शार्क अष्ट रॉय जी। नवोदय को बात यही थी कि अशनीर जी बहुत फेमस हो गए थे शार्क टैंक की वजह से, बट जैसे ही शार्क टैंक खत्म हुआ और उनके और कोटक के एक रिलेशनशिप मैनेजर की एक कॉलर रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी, जिसमें अशनीर जी काफी अब्यूज कर रहे थे, और इस इंसिडेंट की वजह से तो आप बोल ही सकते हो उनका जब फेम था, उनका नाम बहुत ज्यादा मार्केट में उछलने लगा था। न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल्स, हर जगह बस यही टॉपिक के बारे में बात हो रही थी। कई लोग इसे भारत का स्कैम बोलने लग गए थे। इसकी वजह से जो उनका बहुत सारा फेम था
उन्हें प्रॉब्लम देने लग गया था। इनफैक्ट प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि भारत के जो इन्वेस्टर्स और फाउंडर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अशनीर जी को भारत से निकाल देंगे। लेकिन इसके बाद अशनीर और फाउंडर्स के बीच में काफी सारी अब्यूसिव टॉक्स हुई, काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, बट एट द एंड फिर अशनीर जी ने वहां से क्विट कर दिया। इसके ऊपर अशनीर जी लेसन शेयर करते हैं जो कि ये है, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। तो वहाँ अशनीर जी कहते हैं कि इंडिया में 100 में से सिर्फ 5 ऐसे स्टार्टअप है जो लॉन्ग टर्म गेम खेल पाते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट फाउंडर्स इनोवेटिव करना, पैशन के साथ काम करना और नई चीजों को ट्राई करने में टाइम बंद कर लेते हैं। अब देखो, भारत पे को बिल्ड करते टाइम वह काफी पैशनेट थे क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बहुत सारा फिनटेक का नॉलेज था जो उन्होंने जॉब करके सीखा था, जैसा कि आपको याद ही होगा। लेकिन भारत की जो एग्जैक्टली शुरुआत थी वह हुई थी जब वह पीसी ज्वेलर्स में काम करते थे। बात यह थी कि 2018 में जो उनके व्हाट्सएप का IIM ग्रुप था उसमें उन्होंने एक मैसेज पढ़ा कि वी आर स्टार्टिंग आवर फिनटेक कंपनी and we would love to have a Verton CEO on a board. Now यह पढ़कर अशनीर जी ने भावेश जी को, जो कि भारत पे के co-founder थे, उन्होंने उसे तुरंत कांटेक्ट किया, जिसके बाद भावेश जी ने अशनीर जी को पिच किया कि देखो, जो मोस्ट वेंचर कंपनीज होती है ना, वो 2% ट्रांजैक्शन फीस लेती है, बट वहीं पर हम सिर्फ 1% फीस लेकर चार्ज करेंगे। अब इस चीज में अशनीर जी ने कहा, अगर देखो हम बड़ा गेम खेलना चाहते हैं ना, तो हमें यह सारी सर्विस फ्री में देनी पड़ेगी, तभी ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स हमारे QR यूज करेंगे। और इसके पीछे उनका एक ग्रैंड आइडिया था। उन्होंने यह दिमाग लगाया जहां सब लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस से पैसे कमाने की सोच रहे थे, वही वह ट्रांजैक्शन फीस पर पैसे नहीं लेंगे, बल्कि एक बार जब मर्चेंट्स भारत पे यूज करने लग जाएंगे तो फिर उनको लोन ऑफर करने लग जाएंगे और फिर उससे वो पैसे कमाएंगे। यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद अशनीर जी भारत पे के CEO बन गए और फिर एक महीने में अशनीर जी ने भारत पे को 1.92 करोड़ की फंडिंग दिला दी। मई 2019 से मार्च 2020 तक भारत पे से 120 करोड़ के ट्रांजैक्शन होने लग गए थे और कोविड के टाइम पर यह नंबर 3 गुना इम्प्रूव हो गए थे, जिसके बाद ही उन्हें RBI से बैंकिंग लाइसेंस मिला था। जो चीज अगेन मैंने पहले बताया था कि इसके बाद आप बोल सकते हो प्रोडक्ट में ट्विस्ट आना चालू हो गया था। उसके बाद भारत पे काफी बड़ा हो गया था, बट वह बोलते हैं ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड नथिंग इन द वर्ल्ड इज परमानेंट। फिर शार्क टैंक हुआ, कंट्रोवर्सीज भी हुई। जब भारत पे स्नैट्स ने रिजाइन कर दिया तब उस कंपनी की नेटवर्क थी 20,000 करोड़। खैर, अब बात जो भी हो, बट ऑब्वियसली बात यही खत्म नहीं होती है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो है डेलीगेट का। देखो, बोलते हैं ना स्कूल में एग्जाम्स के टाइम पर टीचर हमें यह एडवाइस देते हैं कि हमें सारे सम्स खुद सॉल्व करना चाहिए, किसी की हेल्प मत लो, अकेले पढ़ाई करो। बट अशनीर जी कहते हैं कि उस स्कूल में जो हमें सिखाया जाता था स्टार्टअप वर्ल्ड में, उसका कम्प्लीटली अपोजिट करना पड़ता है। वह कहते हैं कि भाई अगर हम सब खुद से ही कर लेंगे तो लोग क्या करेंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको जल्द से जल्द अपना काम डेडिकेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोसेस में घुसे रहेंगे तो आप अपने बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे। इसलिए एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लेबर वर्क नहीं करना है, बल्कि आपको मेंटल वर्क ज्यादा करना है, जहाँ पर आपको लोगों से काम करवाना है, अपने बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनानी है अपने दिमाग का वर्क करके। और इस चीज से मैं भी कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मैंने भी आज जब अपने काम को डेलीगेट करना स्टार्ट करा, उसके बाद ही मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखी। दूसरी चीज करने का टाइम मिला है, फ्रीडम मिली है, जो पहले पॉसिबल मेरे लिए तो कभी नहीं था। उसे समराइज करने के लिए बताओ तो 7 लेसन जो आपको दोगलापन इस बुक से लेकर जाना है, तो अपने दिमाग में ये डाल लीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड हैविंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेकेंड, याद रखो जॉब इज नेसेसरी बट इट वोंट मेक यू रिच। थर्ड, याद रखो कि आपका जो पावरफुल नेटवर्क है और पावरफुल कनेक्शन है वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। फोर्थ, शट अप एंड टेक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आए तो आपको ज्यादा बोलने के बजाय चुप रहकर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने भारत पे के स्कैम के बारे में थोड़ा बात की, जिसकी वजह से 6th लेसन यही आया कि डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। और लास्ट सबसे मॉडर्न लेसन है, बिजनेस में बड़बड़ाना है तो चीज़ों को डेलीकेट करना स्टार्ट कर दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, अगर आपको सभी बुक्स के नॉलेज को फ्री में सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको इस बुक से क्या सीखने को मिला और कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा सही लगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।